हेलो फ्रेंड्स, पीटीडब्ल्यू के एक नए एपिसोड में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चीन और जापान के रिश्तों में बढ़ते हुए तनाव पर बात करें। ऐसा लग रहा है कि अभी तक जो चीन के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो इंडिया हो या ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हो, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हो, दे वर वरीड अबाउट चाइनीज़ असर्टिवनेस। लेकिन अब लग रहा है कि भाई चीन भी परेशान हो रहा है। उनको वो जापान से परेशान है और उसके दो मेजर रीजन हैं। सबसे पहले उनको लग रहा है कि भाई जापान में गो न्यूक्लियर इन द नियर फ्यूचर, और दूसरी बात कि जापान इज ऑन द रीमिलिटराइजेशन ड्राइव, और इसी दोनों के कारण चाइनीज बड़े ही परेशान है। और आज हम इसी पर डिटेल बातचीत करेंगे। मार्च 30 को चाइनीज़ मिलिट्री के जो माउथ पीस है PLA, उसने एक करीब 30 पेज रिपोर्ट पब्लिश किया, और उसमें पूरे वर्ल्ड की नज़र इस ओर खींचा गया कि भाई जापान हैज़ न्यूक्लियर एम्बिशंस, क्योंकि इसके पास 44.4 टन प्लूटोनियम एंड दैट इज एनफ फॉर बिल्डिंग 5500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स। और ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड है, ये दैट विल बी द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, क्योंकि अभी जो लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर है वो रसिया है, उसके पास 5400 न्यूक्लियर वॉरहेड। लेकिन जापान के पास इफ इट गोज न्यूक्लियर देन इट हैज़ द कैपेबिलिटी टू बिल्ड 5500 आउट ऑफ दैट स्टॉक पाइल ऑफ प्लूटोनियम। और इसके बाद ये जो चाइनीज़ मिलिट्री न्यूज़पेपर है, उसने ये भी बात को हाईलाइट किया है कि दे हैव द कैपेबिलिटी टू बिल्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एनी टाइम, और उसके पास न्यूक्लियर डिलीवरी जो सिस्टम है वो भी है। तो अगर आप देखें कि ये जो चाइनीज एलिगेशन है जापान के अगेंस्ट में, ये कोई ऐसा कोई सीक्रेट नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर अगस्त 2025 में जापानीज न्यूज एजेंसी क्योडो, उसने भी ये रिपोर्ट पब्लिश किया था कि भाई जापान के पास ये 44.4 टन प्लूटोनियम है, जिसमें से 8.5 यानी 8.5 जो टन है वो जापान में है, और बाकी यूके और फ्रांस में स्टोर है। तो इसमें कोई छिपी हुई बात नहीं है। और जहाँ तक उसकी कैपेबिलिटी की बात है, तो 2016 में ही अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया था, PBS, जो अमेरिकन टीवी चैनल है, उसमें उन्होंने कहा था कि भाई जापान के पास कैपेबिलिटी है एंड इट कैन गो न्यूक्लियर एनी टाइम इफ इट डिसाइड्स टू मूव इन दैट डायरेक्शन। तो ये जो चीन कह रहा है इस बातें, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जापान की जो पॉलिटिकल सिस्टम है और उसके जो पॉलिटिकल क्लास है, उसमें एक न्यू थिंकिंग डेवलप हो रही है। क्योंकि अभी तक तो होता था कि जापान एक फॉलो कर रहा है कि भाई 3 नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल को, और ये नॉन न्यूक्लियर प्रिंसिपल जो हुआ था, ये आइडिया पहले वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर ऐसाकू सातो उस 1967 में दिया, और फिर 71 में वहाँ की पार्लियामेंट ने इसको अडॉप्ट किया था। तो ये जो 3 प्रिंसिपल है कि भाई जापान ऑन पजेस न्यूक्लियर वेपन्स, नॉट विल इट प्रोड्यूस, एंड फाइनली जो थर्ड प्रिंसिपल है कि इट वोंट अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन ऑन इट्स सॉइल। तो ये तीनों है। लेकिन अब चाइना को लग रहा है कि यदि जापान इसको न्यूट्रलाइज किया, और इफ जापान डिसाइड्स टू अबंडन दीज प्रिंसिपल्स, तो फिर क्या होगा, इट मे गो न्यूक्लियर एनी टाइम। लेकिन इसमें अगर आप देखें कि भाई है, चाइना को भी भाई सिग्नल तो वहाँ से मिल ही रहा है, क्योंकि जापान के जो एक्स प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे थे, या अभी प्रेजेंट के जो सनाई तकाइची है, दे आर अंडर स्कोरिंग, और इवन दे आर in favor of revisiting Japan's nuclear principle.
क्योंकि उनको लग रहा है कि भाई जापान और यूएस दोनों फ्रेंड्स हैं, और जापान इज ऑलरेडी एंजॉइंग द यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला, और एट द सेम टाइम इट इज नॉट अलाउइंग द डिप्लॉयमेंट ऑफ न्यूक्लियर आर्सेनल ऑन इट्स सॉइल। तो इसमें तो कंट्राडिक्शन है कि भाई एक तरफ आप न्यूक्लियर छत्र छाया में यूएस के हैं, और दूसरी तरफ आप अपने कंट्री में तो न्यूक्लियर वारहेड को डिप्लॉय करने ही नहीं दे रहे हैं। तो दिस कंट्राडिक्शन शुड बी रिजॉल्व। और दूसरी बात है कि जापान, इट इज सराउंडेड बाय एडवर्सरीज व्हिच आर न्यूक्लियर पावर्ड। चाहे इसके तीन तो हैं ही, एक तो चाइना है, खुद ही न्यूक्लियर पावर है, उसके बाद रसिया है और नॉर्थ कोरिया, और तीनों से इनका जो रिलेशन है जापान का वो बड़ा ही जो कहने की एडवर्सरी है, कोई फ्रेंडली रिलेशन नहीं है। तो इसीलिए जापान में हैव द इंसेंटिव टू गो न्यूक्लियर, क्योंकि इसके पास टेक्नोलॉजी ऑलरेडी है, और इट हैज़ द इंसेंटिव ऑल्सो बिकॉज द सराउंडिंग जो एटमोसफेयर है, सिक्योरिटी एटमोसफेयर, दैट इज ऑल्सो कंड्यूसिव टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। तो इसीलिए चीन परेशान है कि भाई ये कभी भी अगर ये डिसाइड कर लिया, और चूंकि अभी जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसमें देख लें कि यूएस इज ऑलरेडी इनकरेजिंग जापान टू रिवाइज इट्स कॉन्स्टिट्यूशन प्रिंसिपल, चाहे वो न्यूक्लियर पर हो या अदर हो। अब दूसरी बात आप देखें कि जो जापान चीन को लग रहा है कि भाई ये अपने, अभी तक तो था कि पैसिफिस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है जापान का, जिसके तहत इट कैन हैव द राइट टू हैव जस्ट सेल्फ डिफेंस फोर्सेस विच इज़ नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड, और इवन उसकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है दैट हैज सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन अब आप देखें कि हाल के दिनों में जब से प्राइम मिनिस्टर शिंजो अबे आए वहाँ के पॉलिटिकल सिनारियो पर, तो उस समय से ग्रेजुअली जापान के जो मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसमें चेंज आया है। सबसे पहले तो 2014 में अगर आप देखें तो दे रिवाइज्ड देयर री इंटरप्रेटेड द कॉन्स्टिट्यूशन टू अलाउ द राइट टू कलेक्टिव सेल्फ डिफेंस, यानी जापान के किसी भी मित्र देश पे हमला होता है, और यदि जापान को लग रहा है कि दिस विल थ्रेटन आवर existential existence, then Japan can intervene militarily। और इसी को आप देखें कि एक पार्लियामेंट्री क्वेश्चन के जवाब में अभी जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर हैं तकेची, उसने भी ये कहा, और उसके एग्जाम्पल में उन्होंने कहा कि भाई चाइनीज अटैक ऑन ताइवान विल कंस्टिट्यूट सच ए सिचुएशन, और उसमें दैट विल फोर्स जापानीज मिलिट्री टू इंटरवीन। तो उससे भी जापान चाइना को तो परेशानी है। चाइना तो ये देख रहा है कि भाई नाउ इट इज़ रिविजिटिंग द लेजिस्लेटिव आर्किटेक्चर। तो एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल को तो ऑलरेडी इन्होंने री इंटरप्रेट कर दिया, दूसरी तरफ आप देखें कि इनके जो मिलिट्री बजट है और मिलिट्री डॉक्ट्रिन है उसमें भी चेंज आया है। 2022 में नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी आती है जापान की, जिसमें एक कहा जाता है कि भाई हमें केवल अपने आप को डिफेंसिव पोस्चर में ही नहीं रहना है कि यदि हमारे ऊपर अटैक हुआ तो हम अपने आप को बचाएं, नहीं, माने वी शुड बी रेडी टू स्ट्राइक और यू टू डिफीट थ्रेट्स एट लार्जर डिस्टेंस। हम वेट नहीं करेंगे कि कोई हमारे ऊपर अटैक करे, यानी थ्रेट को हम न्यूट्रलाइज कर देंगे, वो हमारे पास आए ही नहीं। और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने ये किया कि भाई 2027 तक हमारे पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वी मस्ट हैव द मिलिट्री कैपेबिलिटी टू रिपेल एनी इन्वेजन विद द हेल्प ऑफ आवर एलाइज। और दूसरी बात कि 2031 तक उन्होंने टारगेट बनाया कि वी कैन न्यूट्रलाइज थ्रेट्स एट ए लार्जर डिस्टेंस, यानी थ्रेट्स हमारे घर पे आ जाए तब हम कोई एक्शन लें, ऐसा नहीं, उसको हम उसके ओरिजिन पर ही न्यूट्रलाइज कर देंगे। और इसी टारगेट को मद्देनजर रखते हुए उसने अपनी कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी को बढ़ाने पर काफ़ी जोर दिया, और एक टारगेट भी था कि भाई 27 तक FY 27 तक
जापान विल बी स्पेंडिंग 2% ऑफ देयर जीडीपी। लेकिन वो टारगेट एक साल पहले ही हो गया। FY 26 में ही जापान उस टारगेट को अचीव कर लिया, यानी ऑलमोस्ट $70 बिलियन जो जापान का डिफेंस बजट हो गया है। अब इंडिया का भी उसी के करीब में है, आप देख लें तो। और इसके बाद ये जो तो 2% का तो टारगेट अचीव कर लीजिए, उसके बाद आप देखें कि जापान में एक 5 ईयर प्लान इज ऑलरेडी इन प्रिपरेशन, एंड अंडर दैट प्लान द डिफेंस टारगेट विल गो अप फर्दर। उसके बाद टेक्नोलॉजी पर भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट हो रहा है। 2025 में जो एडवांस रिसर्च इन टेक्नोलॉजी ट्रांजिशन, उस पे 17.5 बिलियन येन का एलोकेशन हुआ है, और दैट इज 18 टाइम्स मोर देन व्हाट वाज इन 2021। तो आप देखें कि एक तरफ तो एलोकेशन जो है डिफेंस बजट वो उसमें शार्प इंक्रीज हुआ, और दूसरी तरफ ये जो टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया जा रहा है, उस पर भी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है। फिर आप देखें कि जापान इज ऑल्सो अलाउड द एक्सपोर्ट ऑफ लीथल वीपन्स। इसके पहले था कि लीथल वीपन हम नहीं किसी फॉरेन कंट्रीज को सप्लाई करेंगे, नाउ दैट रिस्ट्रिक्शन इज गॉन। तो और उसी के तहत नाउ जापान इज हेल्पिंग चाइनीज नेबरिंग कंट्री, जैसे फिलीपींस के साथ जापान का डिफेंस एग्रीमेंट हुआ या अदर कंट्रीज के साथ भी। तो एक तरफ तो अपना जो लेजिस्लेटिव रिस्ट्रिक्शन है उसको जापान ग्रेजुअली लूजन कर रहा है, और दूसरी तरफ अपनी कैपेबिलिटी को भी बढ़ा रहा है। तो इससे चाइना को परेशानी हो रही है, और अभी उसी का रिजल्ट आप देखें कि जापान ने ये जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स अपने जो टाइप 25 उसको डिप्लॉय किया साउथ वेस्टर्न रीजन में, और वो दैट इज़ वेरी क्लोज टू चाइना, और उसका जो रेंज है वो 1000 किलोमीटर है। इट मीन्स संघाई विल कम विद इन इट्स एम्बिट, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जैसे भी चाइना तो जापान तो ऑलरेडी अपनी टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है, तो ये मिसाइल का जो रेंज है दैट विल गो फर्दर। और इवन ये अपना जो सरफेस शिप है उसको भी ये जो टमाहोक यूएस की जो क्रूज मिसाइल है उससे इंटीग्रेट कर रहा है, और इट हैज़ ऑलरेडी डन। ये जो कॉन्गो क्लास डिस्ट्रॉयर है उसके ऊपर ऑलरेडी इन्होंने ये टमाहोक को इंटीग्रेट कर दिया है। तो इससे जापान चीन को तो परेशानी बढ़ती जा रही है। अभी तक तो होता था कि चीन इज थ्रेटनिंग अ पैसिफिस्ट जापान, लेकिन जापान जैसे ही अपने एक तो भाई उसके पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन अगर इकोनॉमिकली देखें तो जापान इज स्टिल 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, माने यूएस, चाइना और जर्मनी के बाद जापान है। तो एक तो है कि भाई एक्सपेंडिचर कम है, उसके बाद रिसोर्सेज बहुत हैं सरप्लस, सो दे कैन इजीली मूव फार है। और टेक्नोलॉजिकली तो जापान ऑलरेडी एडवांस्ड है, एंड इट हैज़ ऑलरेडी कोलैबोरेशन विथ यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड अदर कंट्रीज, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक वारशिप का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, क्योंकि मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज दे हैव द कॉन्ट्रैक्ट विद दिस, और दे ऑल्सो सप्लाई पेट्रियट मिसाइल टू यूएस, so they have the ability, and now the government is focusing on technological advancement in that direction. इसी से चीन को परेशानी बढ़ गई, और इसीलिए आप देखें कि चाइनीज जो रिएक्शन सने टैकेची का जो पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट है वो बड़ा ही फ्यूरियस था। जनवरी 2026 में चीन ने जापान को ये डुअल यूज गुड्स हैं उसको बैन कर दिया एक्सपोर्ट पे। उसके बाद वहाँ के जो 20 कंपनीज उस पर बैन लगा दी, और उसमें ये सारे बिग शॉट्स हैं जैसे मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, कावासाकी, और इस ग्राउंड पर कि भाई दे हैव प्लेड ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन जापानीज मिलिटरिज्म ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर II, and now they are leading the effort to rearmament drive in
जापान, और इसीलिए इन जो हैवी इंडस्ट्रीज है इनको वो टारगेट कर रहा है, क्योंकि इसके पास कैपेबिलिटी है और दे कैन मूव फॉरवर्ड फास्ट ऑन दैट वे। लेकिन चाइना इस बात को भूल जा रहा है कि भाई जापान, इट हैज़ बीन फोर्स्ड to go on that path, rearmament path or even nuclear path. If it is forced, if it goes, that will be because of China. क्योंकि चाइना का जो ये जो एग्रेसिव मिलिट्री स्ट्रेटजी जो चाइना ने अपनाई प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के अंदर, तो उसके कारण जापान को अब सोचना पड़ रहा है, रीथिंकिंग इज अंडर वे इन जापान। क्योंकि यूक्रेन वॉर के बाद भी अगर आप देखें कि जापानीज जो प्राइम मिनिस्टर थे फूमियो किशिदा, वो हमेशा कहते थे यूक्रेन टुडे मे बी ईस्ट एशिया टुमारो। उसका पर्पस यही था कि भाई ये जो अगर रसिया सक्सेसफुल हो रहा है यूक्रेन में, तो देन समडे चाइना विल टेक द इनिशिएटिव। और इनफैक्ट चाइना का जो गोल भी है, चाइना ऑल्सो wants to develop the military capability to launch क्रॉस स्ट्रेट इन्वेजन बाय 2027। वो भी अपना एक कर रहा है। तो इसीलिए, और इधर इसी के रिस्पॉन्स में अब देखें कि जापान ने भी अपना 27 का टारगेट रखा है। तो इसीलिए अब जापान के जो ये मिलिट्री टारगेट्स हैं या जापान के जो रीआर्मामेंट स्ट्रेटजी है, तो उससे चीन को परेशानी बढ़ रही है। वो अब इसको एक सीरियस थ्रेट के तौर पर दिख रहा है, और इसीलिए अभी जो चीन ने जापान के जो न्यूक्लियर एम्बिशन को हाईलाइट किया है, उसका सबसे बड़ा रीजन है, आप देखिए कि टाइमिंग। क्योंकि यूएस और अदर कंट्रीज दे आर फोकसिंग ऑन ईरान्स न्यूक्लियर एम्बिशन, तो चाइना इज रेजिंग द इशू कि भाई ईरान एकमात्र नहीं है, इधर ईस्ट एशिया में आप देखें तो जापान इज ऑल्सो मूविंग इन दैट डायरेक्शन, सो दे ऑल्सो नीड टू बी रेडी। तो इसीलिए इस समय चीन जापान की जो न्यूक्लियर डायमेंशन है उसको हाईलाइट कर रहा है, ताकि इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाया जाए। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि भाई ऐसा कुछ होने जा रहा है, जापान के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन यूएस या अदर जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो कुछ लगाएंगे, क्योंकि सारी कंट्री को अब चाइना फियर है, चाइना फोबिया का ले, वो सारी कंट्री को दे आर अफ्रेड ऑफ चाइनीज टैक्टिक्स, और इसीलिए उसके अगेंस्ट में लोग प्रिपेयर कर रहे हैं, न कि चाइना के फेवर में कोई जाएगा। आपको क्या लग रहा है, कहाँ तक चाइना अपने जो एंटी जापान स्ट्रेटजी अपना रहा है उसमें कहाँ तक सक्सेसफुल होगा? अपना कमेंट बताएं। धन्यवाद।